Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 26th of October 2023. आज का न्यूज़पेपर देखते हैं। सबसे पहले फ्रंट पेज की न्यूज़ आइटम से हम स्टार्ट करेंगे। फ्रंट पेज की जो पहली न्यूज़ है वो है इजराइल स्टेप्स अप अटैक, गाज़ा डिनाइड वाटर एंड फ्यूल। तो इजराइल और हमास के बीच में जो अटैक चल रहा है गाज़ा पट्टी पे, गाज़ा स्ट्रिप आप सबको पता है कि आधी हमास जो थे वो कंट्रोल कर रहे थे, है ना। फिर इजिप्ट के पास भी कुछ पार्ट था एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। एंड वहाँ पे हमास ने अभी अटैक कर दिया था इजराइल के ऊपर, फिर इजराइल ने काउंटर अटैक किया, ग्राउंड फोर्सेस भेजे और अब उन्होंने वहाँ पे वाटर एंड फ्यूल सप्लाई भी बंद कर दी है। ठीक है, तो ये एक तो चीज़ ये है। अब यहाँ पे इस न्यूज़ आइटम में एक यूएन की बॉडी के बारे में है, उसके बारे में हम आपको बता दें। उस बॉडी को हम बोलते हैं UNRWA। लिख लीजिए अपने नोट्स में, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज। UNRWA क्या है? इट इज़ यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज। तो याद रखिएगा, इसकी जो फंडिंग होती है ये वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन जो यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं वो करते हैं। ठीक है ना। UNRWA फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज जो है वो यूएन की एजेंसी है और इसको चलती कैसे है ये वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन से चलती है फ्रॉम द यूएन स्टेट्स। इसके अलावा कुछ जैसे यूनाइटेड नेशंस का जो रेगुलर बजट है उससे भी कुछ पैसा इसको दिया जाता है, कुछ फंडिंग इसको दिया जाती है। ठीक है ना। अब याद रखिएगा, ये UNRWA जो एजेंसी है ये केवल पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज़ के लिए काम करती है, स्पेसिफिकली उनके लिए काम करती है। ठीक है ना। इनके लिए कौन कौन से काम करती है? तो एजुकेशन का काम, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, रिलीफ एंड सोशल सर्विसेज, कैंप इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, है ना, माइक्रो फाइनेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो UNRWA करती है। ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1948 में जो वॉर हुआ तो UNRWA को 1948 वॉर के बाद ही बना दिया गया। आपको बताया कि जब इसराइल बना था उसके तुरंत बाद उसके ऊपर अटैक किया गया था, है ना, एक साल के अंदर ही 47 में। तो 48 में फिर 1948 में UNRWA को स्टैब्लिश किया गया बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 302। ठीक है ना। ये याद रखिएगा आपको। और इसको बनाया क्यों गया था? ताकि ये रिलीफ वर्क कैरी आउट कर सके फॉर द पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज। ठीक है ना। तो 1948 के बाद इसको, वॉर के बाद इसको बनाया गया था। और बनाया डेट कौन सी स्पेसिफिकली? तो 8 दिसंबर 1949। याद रखेगा, फॉर्मेशन का जो ईयर है वो 1949 है। 1948 के बाद मतलब 1949 में इसको बनाया गया था। 8 दिसंबर 1949 को इसको बनाया गया था। एंड इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए फिर 1950 से, 1950 से फिर इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फ्रंट पेज की पहली न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ देखते हैं। अ मंथ आफ्टर सस्पेंशन इंडिया पार्शली रिज्यूम्स वीज़ा सर्विसेज फॉर कैनेडियंस। तो आप सबको पता है कि बीच में वीज़ा देने हमने बंद कर दिए थे कैनेडियंस को, है ना। एंड नाउ पार्शली वी आर स्टार्टिंग दैट, है ना। टूरिस्ट वीज़ा और ई वीज़ाज अभी भी होल्ड पे हैं, बट इंडियन हाई कमीशन इन कनाडा दे हैव अनाउंस दैट इट वुड बिगिन एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस फॉर वीज़ाज फॉर एंट्री, बिजनेस, मेडिकल एंड कॉन्फ्रेंस पर्पसेस। तो बिजनेस, मेडिकल, कॉन्फ्रेंस पर्पसेस के लिए वीज़ा दिए जाएंगे। एंट्री वीज़ा जो दिए जाएंगे वो केवल उन व्यक्तियों को दिए जाएंगे हु आर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड आर डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स ऑफ एन इंडियन ओरिजिन पर्सन। ठीक है ना, ऑफ एन इंडियन पर्सन। तो ये आपको थोड़ा देखना है बस। ये न्यूज़ आइटम अभी देखो क्यों, ये ऐसा नहीं कि यूपीएससी में आपसे पूछेगा कि कौन कौन से वीज़ा दिए जा रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको करंटली क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। किस स्टेट में है हमारी और कनाडा की जो दोस्ती है अभी, वो आपको पता चलना चाहिए। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। NCERT पैनल सजेस्ट रिप्लेसिंग इंडिया विद भारत इन टेक्स्ट बुक्स। तो NCERT का जो पैनल है बनाया गया था अभी, उसने रिसेंटली सजेस्ट किया कि इंडिया शब्द को भारत शब्द से रिप्लेस कर दिया जाए। तो एक हाई लेवल कमेटी है विच हैज़ बिन सेटअप बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, जो कि सोशल साइंसेज के करिकुलम को रिवाइज करेगा। इट इज़ द पैनल टू रिवाइज द सोशल साइंसेज करिकुलम। इट हैज़ रिकमेंडेड दैट द नेम ऑफ द कंट्री बी चेंज्ड फ्रॉम इंडिया टू भारत। अब आप सबको पता होगा कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, कई इसके व्यूज़ आते हैं। कई लोग बोलते हैं भैया जब आर्टिकल 1 में ऑलरेडी लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत लिखा हुआ है तो फिर अपन क्यों इतनी नौटंकी कर रहे हैं कि इंडिया भारत, है ना। और आपको इसका मेन मोटिव थोड़ा समझ में आना चाहिए कि जो पॉलिटिकल अलायंस अभी इंडिया नाम से बना दिया है कांग्रेस ने, उस कारण से भी गवर्नमेंट चाहती है कि ये नाम इंडिया ना रहे और इसको भारत और ये सब चीज़ें की जा रही हैं। तो दैट इज़ वेरी, ठीक है, वेरी पॉलिटिकल थिंग टू से, बट ये चीज़ है।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आइटम्स हैं वैसे आज, सारे अपन देखेंगे एक एक करके। तो यू कैन मूव अहेड, आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक न्यूज़ दिख रही है, कैबिनेट पैनल क्लियर्स फंड्स फॉर डैम प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के एक डैम प्रोजेक्ट के लिए फंड क्लियर किए गए हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। याद रखिएगा कैबिनेट कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसको हेड कौन करता है? तो इसको हेड प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है ना। आपके लिए एक छोटा सा सवाल मेरा है जो कई बार मैंने पूछा भी है, कि कौन सी कैबिनेट कमेटी ऐसी है जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं करता है ना। अमूमन सारी कैबिनेट कमेटीज को हेड प्राइम मिनिस्टर ही करता है, लेकिन 2 कैबिनेट कमेटीज ऐसी हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं करता है, आपको बताना है, ठीक है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है एक प्रोजेक्ट को, एंड ये प्रोजेक्ट है प्रपोज्ड जामरानी डैम। जामरानी डैम आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, जामरानी JAMRANI डैम, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में लाया जाएगा। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रहेगा जामरानी डैम, ठीक है ना। एंड इसको इंक्लूड किया जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है ना। आप सबको पता होना चाहिए जामरानी प्रोजेक्ट जो है इट इनविसाजेस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम नियर जामरानी विलेज। जामरानी नाम का गांव भी है, और वहाँ पे नदी जो है, जामरानी डैम किस नदी के क्रॉस बनेगा? तो गोला रिवर, याद रखिएगा, गोला यानी जो सर्कल होता है ना, गोला रिवर। एंड गोला रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रामगंगा इन नैनीताल। याद रखिएगा, दिस इज द फैक्ट। ये 3 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। जामरानी गांव कहाँ का है? नैनीताल उत्तराखंड का, जहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आएगा। और ये जामरानी डैम किस नदी के क्रॉस बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गोला नदी के क्रॉस, रिवर गोला। एंड गोला नदी क्या है? इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रामगंगा, ठीक है ना। इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रामगंगा इन नैनीताल। एंड द डैम विल फीड द एग्जिस्टिंग गोला बैरेज थ्रू इट्स कैनाल। तो डैम जो रहेगा वो फीड करेगा एग्जिस्टिंग गोला बैरेज को, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज फैक्ट्स, ये आपको समझ में आ गए होंगे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं एडिटोरियल पार्ट में। बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल आज आए हैं। 3 एडिटोरियल से जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला है विमेन मैरिज एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। अब ये जो आर्टिकल आया है, ये आया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे। आप सबको पता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहता है कि मान लो अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, तो कितने महिलाएं और कितने मेल, क्या उनका पार्टिसिपेशन रेट है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वुमेन्स के लिए काफ़ी कम है, स्पेशली जो मैरिड वुमेन है। इस आर्टिकल में जो आया है वो आया है स्पेशली मैरिड वुमेन का। तो मैरिड वुमेन का और बहुत कम है, ठीक है ना। तो उसके बारे में पूरा एनालिसिस आया है ऑथर के द्वारा। इसमें पहले तो क्लाउडिया गोल्डिन के बारे में मेंशन किया गया। आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था उनके द्वारा, उनको इस बार दिया गया था क्लाउडिया गोल्डिन को। और क्यों दिया गया था? क्योंकि उन्होंने विमेन का लेबर मार्केट आउटकम, विमेन का लेबर जो जेंडर पैरिटी नहीं है लेबर मार्केट में, उसके बारे में पूरा उन्होंने स्टडी किया है, ठीक है ना, क्लाउडिया गोल्डिन ने। अब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की है कि क्यों लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन घटता जा रहा है। पहले हम डेटा की बात कर लेते हैं। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर कम रहता है तो उसके बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं। जैसे एक तो विमेन की लाइफ, ऑब्वियस सी बात है, विमेन की जो बार्गेनिंग पावर है फैमिली में वो कम हो जाती है। पहला आपको याद रखिए, ये लिखना जरूर है, क्योंकि ये क्लाउडिया गोल्डिन ने बताया कि अगर विमेन जॉब नहीं कर रही या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो जो फैमिली में उसकी बार्गेनिंग पावर है, जो उसकी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन है, वो बिल्कुल घट जाता है। दूसरा इसका इम्पैक्ट ये होता है बहुत ज़्यादा कि विमेन का एक तो इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी नहीं होती, प्लस इकोनॉमिक जो कॉन्सिक्वेंसेज है कंट्री के, मतलब ओवरऑल जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए वो भी नहीं हो पाती। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कंट्री में 50% के आसपास महिलाएं हैं। अगर 50% की महिलाएं इकोनॉमिक का वर्क नहीं करेंगे या इस तरीके काम नहीं करें, तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक को इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और अभी ऑथर ने ये भी बताया कि जो डेटा है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का इंडिया में स्पेशली, वो 24% के आसपास है। इट हैज़ केम डाउन टू 24%, मतलब कि अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो केवल उसमें 24 महिलाएं काम कर रही हैं, बाकी 76 जो है वो मेल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का पूरा फैक्चुअल पार्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि मैरिज के बाद, स्पेशली जो इसमें आर्टिकल में उठाया गया है वो है स्पेशली आफ्टर मैरिज देयर इज अ टेंडेंसी फॉर वुमेन्स लेबर
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट टू डिक्रीज ड्यू टू मेनी वेरिएबल्स। अब बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनके कारण स्पेशली आफ्टर मैरिज जो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है घट जाएगा। इनफैक्ट मुझे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग अपने आसपास देख लीजिएगा, अपनी फैमिली में देख लीजिएगा, आपको ऐसे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे। जो कि हम सब इंडिया में रह रहे हैं तो आपको दिखेगा कि आपके घर में भी कई लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि नहीं महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसी मेंटेलिटी के होंगे जो बोलेंगे कि नहीं शादी के बाद काम नहीं करना चाहिए। कई लोग आपके ऐसे होंगे जो अगर आप मेल है तो आपको बोलेंगे कि आपकी वाइफ काम नहीं करेगी, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे, ये ऐसी बात नहीं कि मैं कोई बना के बोल रहा हूँ, हम सब इंडिया में रह रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अनटिल अनलेस आप बहुत ज़्यादा मतलब मॉडर्न विचारधारा के हो या फिर थोड़ा मतलब एटलीस्ट पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा, तो ही आपके घर में, कई लोग तो मैं बताऊं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसी बातें नहीं कर पाते। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, दिस इज रियलिटी। इसके अलावा मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता देता हूँ जो ऑथर ने मेंशन किए हैं कि क्यों लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घटता है स्पेशली आफ्टर मैरिज। तो जैसे यहाँ पे कई बार क्या होता है कि विमेन का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो पूरे नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा फैमिली ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। कई बार मोबिलिटी मतलब कि मूव करना पड़ता है, उसको माइग्रेट करना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है ना। इसके अलावा सोसाइटल डिसअप्रूवल एसोसिएटेड विद विमेन इन एम्प्लॉयमेंट। सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हुआ है कि सोसाइटी ऐसी काम करने वाली महिलाओं को बहुत ज़्यादा वो तवज्जो नहीं देता है। तो सोसाइटल डिसअप्रूवल दैट इज़ अनदर फैक्टर, है ना, कि जो लोग डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस और मतलब स्फीयर से बाहर काम करते हैं उनके लिए सोसाइटी की कई बार विचारधारा सही नहीं रहती है। इसके अलावा ऑथर ने कुछ दूसरे फैक्टर्स बताए जैसे क्रेश फैसिलिटीज़ का ना होना, डे केयर फैसिलिटीज़ का ना होना। कई क्योंकि बच्चे होते हैं उसके बाद वुमेन का ज़्यादा रोल रहता है, ऑब्वियस सी बात है ना। इसमें कोई कहने की बात नहीं कि बच्चों को पालने में वुमेन का रोल बहुत ज़्यादा रहता है ना। हालांकि मेल को अपना रोल निभाना चाहिए बट स्टिल मेल जो है वुमेन को रिप्लेस नहीं कर सकते, है ना। तो दैट इज़ द ट्रुथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जैसे ऑथर ने और बोला है कि कई बार रिलीजियस और कास्ट एफिलिएशंस भी आने लगते हैं सोसाइटल फैक्टर्स में। जोग्राफिकल लोकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। एंड कई बार वेल्थ ऑफ द हाउस होल्ड, जैसे बहुत रिच फैमिली की अगर कोई महिला होगी तो उसके घर के लोग मेल यही प्रेफर करेंगे कि उसकी महिलाएं काम ना करें, है ना। इसके अलावा सोसाइटल नॉर्म्स विच आर रिलेटेड टू women's employment outside the house, ये सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। इसके बाद ऑथर यहाँ पे ये देखो एक और चीज़ बताते हैं कि देखो मैरिज के बाद कई और दिक्कतें आती हैं। मैरिज के बाद मान लो फैमिली तैयार भी है लेकिन वुमेन की कुछ प्रेफरेंसेस होने लगते हैं। फिर मैरिज के बाद जो वुमेन की जॉब प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज हो जाती हैं। जैसे उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाती है, मतलब जॉब में जॉब में उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, भाई कभी लेट आ गए, कभी जल्दी आ गए, कभी ऐसा किया, कभी वैसा किया। पहली चीज़ तो वो ये डिमांड करने लगती हैं। दूसरा बहुत जैसे मैंने आपको बताया कि डे केयर फैसिलिटीज़ और क्रेश फैसिलिटीज़ उनको चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उनको प्रॉक्सिमिटी टू द रेसिडेंसेस, अपने घर से पास काम चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें भी कई बार इम्पैक्ट करते हैं। दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द चैलेंजेस विच कम कि क्यों लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन स्पेशली मैरिड वुमेन के केस में कम देखने को मिलता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी इन दिस आर्टिकल। जो चैलेंजेस मैंने आपको बताएं, ऑथर ने ये कहा कि कंपेयर टू अनमैरिड काउंटर पार्ट, जो मैरिड वुमेन है उनमें ज़्यादा देखा गया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो गया है ना। मैरिड वुमेन के केस में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और कम है कंपेयर टू द अनमैरिड। इसके अलावा ऑथर ने एक और चीज़ बताई है कि जो इनका लेबर फोर्स है भी ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एक ये भी ट्रेंड देखने को मिला है कि ज़्यादातर जो महिलाएं इन्वॉल्व हैं वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है और उनका पार्टिसिपेशन दूसरी जगहों में इंक्रीज करना ज़रूरी है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा सोल्यूशंस की बात करें तो ऑथर ने वही कहा है कि सबसे पहले सोल्यूशंस में हमको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से डे केयर फैसिलिटीज़ हम बना सकते हैं, एडिक्वेट क्रैश फैसिलिटीज़ बढ़ाएं, एजुकेशनल इम्प्रूव करें, उनको विमेन को स्पेशली दिया जाए, है ना। एंड इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक स्टेटा में हम जा कर के अवेयरनेस फैलाएं, है ना, ताकि ऑब्वियस सी बात है लोगों तक भी जानकारी पहुँचे, उनको एग्जाम्पल्स दें कि किस तरीके से महिलाएँ काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। दूसरे एडिटोरियल पे आते हैं। दूसरा एडिटोरियल अनहेल्दी अर्बन इंडिया मस्ट गेट इनटू स्ट्रीट फाइट मोड। तो यहाँ पे ऑथर ने बात की है इंडिया के अर्बन इनहैबिटेंट्स की। सबसे पहले ऑथर ने एक फैक्ट दिया है कि इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है इट विल रीच 675 मिलियन इन 2035। 675 मिलियन हो जाएगी 2035 में, विच विल बी सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। तो ऑथर ने कहा कि ये अर्बन इंडिया जो है, इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, सबसे पहला जो इशू इनके साथ आने वाला है वो
है हेल्थ इश्यूज़। ऑथर का कहना है कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आने वाला है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो पॉल्यूशन के लेवल बढ़ गए हैं, एयर पॉल्यूशन हो चाहे नॉइस पॉल्यूशन हो, दैट हैज़ इंक्रीज। सेकेंड रीज़न है कि लिमिटेड ग्रीनरी, जो मतलब ग्रीन कवर है वो घटता जा रहा है एंड फ्यूचर में और ज़्यादा कम हो जाएगा, हो सकता है। लैक ऑफ एक्सेस टू साइड वॉक्स एंड पार्क्स दैट लिमिट एक्टिव लाइफस्टाइल, है ना। तो साइड वॉक्स एंड पार्क्स की कमी है जिस कारण से एक्टिव लाइफस्टाइल घटती जा रही है। देन आर्काइक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन, परनीशियस एक्सेस टू न्यूट्रिशनली डेंस अनहेल्दी फूड एंड अनप्रेसिडेंटेड एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स एंड हैवी मेटल्स। तो ये सारे रीजंस आप लोग लिख लीजिएगा। पहले तो पोल्यूशन का रीज़न दिया है, लिमिटेड ग्रीनरी रीज़न दिया है ना, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के कारण जो एयर पोल्यूशन आ रहा है, इसके अलावा न्यूट्रिशनली जो अनहेल्दी फूड है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ट्रांस फैट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर एंड दिस, ये सारी चीज़ें जो इंक्रीज़ करती, क्या इंक्रीज़ करती? हेल्थ रिस्क, स्पेशली जो हार्ट डिसीजेज़ हैं एंड डायबिटीज़, वो सब जिसको हम लाइफस्टाइल डिसीजेज़ भी कहा जाता है, जिसको कार्डियो मेटाबॉलिक डिसीज़ भी कहा जाता है, हार्ट डिसीजेज़ प्लस डायबिटीज़ कार्डियो मेटाबॉलिक डिसीज़ भी कहा जाता है ना। एंड यहाँ पे ये दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी, ईटिंग अनहेल्दी फूड आइटम्स, लैक ऑफ ग्रीन कवर, इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन, इंक्रीज इन नॉइस पोल्यूशन, ऑल दिस थिंग्स आर देयर एंड ये सारी चीज़ें हैं बट स्टिल वी आर नॉट टेकिंग स्टेप्स, है ना। तो ऑथर ने कहा कि भैया 7 फिजिकल प्रोविजनिंग सिस्टम होते हैं, देयर आर 7 की फिजिकल प्रोविजनिंग सिस्टम्स। 7 फिजिकल प्रोविजनिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? फूड, एनर्जी, मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ये कोर है टू द ह्यूमन हेल्थ। अगर इनमें से किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हुई, चाहे फूड गलत हुआ, चाहे एनर्जी सोर्स एनर्जी गलत हुई, चाहे मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन गलत हुआ, चाहे हाउसिंग गड़बड़ हुई, चाहे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं हुआ, या वाटर में कोई प्रॉब्लम है, या वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं, तो अगर कोई भी प्रोविजनिंग सिस्टम गड़बड़ हुआ तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ, दैट विल नॉट बी गुड फॉर वेल बीइंग एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर द सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ऑथर का ये कहना है। यहाँ पे ऑथर ने वही कहा है कि हमको क्या करने की ज़रूरत है। जैसे ऑथर ने कहा कि क्लीन एनर्जी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेकर के आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है ना। ये दीज आर वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द हेल्थ थ्रू, क्योंकि इससे ऑब्वियस बात है जो इम्पैक्ट है एयर पोल्यूशन का, नॉइस पोल्यूशन का, वो डिक्रीज़ होगा, है ना। एंड हमारा जो क्लाइमेट SDG गोल्स हैं वो भी पूरे करने में हमको मदद मिल पाएगी। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस बैलेंस्ड डाइट लेना, मतलब अपने खाने पान का ध्यान रखना, प्लस रेगुलर जो एक्सरसाइज है फिजिकल वो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। फिजिकल एक्सपेंडिचर आपको बढ़ाने की, एनर्जी का एक्सपेंडिचर आपको बढ़ाने की ज़रूरत है ना। ट्रांस फैट मत लो। एक्टिव एनर्जी, ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है, एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ किया गया है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, इंक्रीज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, लिख लीजिए अपने नोट्स में, आप ये वर्ड ऐड कर लीजिएगा, इंक्रीज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं पावर्ड बाय ह्यूमन एनर्जी, मतलब वॉकिंग के माध्यम से, बाय साइकिलिंग के माध्यम से, या रनिंग के माध्यम से, तो ये जो ह्यूमन एनर्जी के थ्रू आप मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव एनर्जी। याद रखिएगा, दैट इज नोन एज द एक्टिव एनर्जी। आई होप यू विल रिमेंबर, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी, दैट इज नोन एज द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा ऑथर ने वही कहा है कि हमको पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है जिसमें पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस किए जाएँ एंड पॉपुलेशन की हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, रेगुलर चेकअप्स किए जाएँ, है ना। और प्लस हमेशा अवेयर करें लोगों को कि किस तरीके से वो एक्टिव लाइफस्टाइल को अपने बढ़ाएं और क्यों वो अपनी बैलेंस डाइट लें, ये सारी चीज़ें, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तीसरा जो एडिटोरियल है वो है लीगैलिटी ऑफ यूजिंग वाइट फॉस्फोरस। तो अभी मैंने कल भी आपको जो कंबाइंड वीडियो बनाया है उसमें वाइट फॉस्फोरस के बारे में बताया है ना। एंड वाइट फॉस्फोरस ऐसा कि जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो जलने लगता है, इट स्टार्ट्स बर्निंग, एंड इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, स्पेसिफिकली जो मिलिट्री एप्लीकेशंस है वो बहुत ज़्यादा हैं। एंड वाइट फॉस्फोरस जो है इट कैन बी एम्प्लॉयड टू क्रिएट डेंस स्मोक स्क्रीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉम्बैट करते समय अगर वाइट फॉस्फोरस का आप यूज़ करते हैं तो डेंस स्मोक स्क्रीन आप क्रिएट कर सकते हो, विजिबिलिटी को बिल्कुल कम कर देता है। इसके अलावा इसको इंसेंडियरी डिवाइसेस के रूप में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि ग्रेनेड हो गए, आर्टिलरी शेल्स हो गए, जो फायर जलने वाले होते हैं ना, इंसेंडियरी उनको बोलते हैं। इंसेंडियरी देखो लिखा हुआ है, एडिशनली इट कैन बी यूज्ड इन इंसेंडियरी डिवाइसेस सच एज ग्रेनेड्स एंड आर्टिलरी शेल्स विच कैन रिजल्ट इन परसिस्टेंट एंड इंटेंस फायर, जो इंटेंस फायर या लाइटनिंग क्रिएट करते हैं, इंटेंस फायर, ठीक है ना।
अब देखो, अगर मैं नॉर्मली बताऊं कि कौन सा कन्वेंशन इसको प्रोहिबिट करता है, तो अगर आप केमिकल वेपन्स कन्वेंशन देखेंगे, इफ़ यू सी द CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हालांकि ये केमिकल है वाइट फॉस्फोरस, लेकिन केमिकल वेपन्स कन्वेंशन इसको इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है ना। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के अंदर वाइट फॉस्फोरस का जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा एक कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन सर्टन कन्वेंशनल वेपन्स, याद रखिएगा, कन्वेंशन ऑन सर्टन कन्वेंशनल वेपन्स विच इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ इंसेंडियरी वेपन्स। याद रखिएगा, कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स जो है CCW जिसको हम बोलते हैं, ये कन्वेंशन जो है हालांकि ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है ऑन द यूज ऑफ इंसेंडियरी वेपन्स। तो वाइट फॉस्फोरस जो है वो इंसेंडियरी वेपन के रूप में यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको हम इंक्लूड किया जा सकता है CCW के अंतर्गत, कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है, जो कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स यानी CCW है, इसको अडॉप्ट किया गया था 10 अक्टूबर 1980 को, 10 अक्टूबर 1980 को, और फोर्स में आया था 1983 में, ठीक है। फोर्स में कब आया था? 1983 पे। और इस कन्वेंशन का पर्पस है टू बैन और रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेपन्स दैट आर कंसीडर्ड टू कॉज अननेसेसरी और अनजस्टिफाइबल सफरिंग टू कॉम्बटेंट्स और टू अफेक्ट सिविलियंस इनडिस्क्रिमिनेटली। तो ऐसे वेपन्स को का यूज़ रिस्ट्रिक्ट करना या बैन करने के ऊपर ये बनाया गया था कन्वेंशन, जो कि अननेसेसरी या अनजस्टिफाइबल सफरिंग देते हैं टू द कॉम्बटेंट्स, जो लड़ रहे होते हैं मिलिट्री के लोग, प्लस सिविलियंस के ऊपर भी इनडिस्क्रिमिनेटली इफेक्ट उनका पड़ता है। तो इसके अंतर्गत इंसेंडियरी वेपन्स इंक्लूड होते हैं, उसमें हम वाइट फॉस्फोरस को मान सकते हैं, ठीक है ना। तो CCW का प्रोटोकॉल 3 जो है वो स्पेसिफिकली डील करता है विद द इंसेंडियरी वेपन्स। याद रखिएगा, CCW का जो प्रोटोकॉल 3 है इट डील्स विद द इंसेंडियरी वेपन्स, ठीक है। इंसेंडियरी वेपन को डिफाइन भी करता है एज अ वेपन और म्यूनिशन प्राइमरली डिजाइन टू सेट फायर टू ऑब्जेक्ट और टू कॉज बर्न इंजरी टू पर्सनस, ठीक है ना। तो ये इसके अंतर्गत आप वाइट फॉस्फोरस को मान सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको देखना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पर है न्यूजीलैंड लेटेस्ट टू फ्ले इंडिया ऑन ऑर्डर फॉर एक्सपल्शन ऑफ 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स। आप सबको पता, मैंने कल भी बताया था 41 डिप्लोमेट्स को हमने भगा दिया। हालांकि हमने कहा कि जो वियना कन्वेंशन है उसके आर्टिकल 11 के अंतर्गत ये रिसीविंग कंट्री या होस्ट कंट्री के ऊपर होता है कि कितने डिप्लोमेट्स दूसरी कंट्री के अलाउ करता है। तो इस कारण से पैरिटी प्रिंसिपल का यूज़ करके इंडिया ने हटाया है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ जो है वो इंडिया को बोल रहे हैं, स्पेशली जो 5 आइज़ अलायंस की कंट्रीज़ हैं। 5 आइज़ अलायंस क्या है? इट इज़ अ अलायंस जिसमें कि 5 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड US। ऑब्वियसली बात है, कनाडा है 5 अलायंस, इसीलिए बाकी जो कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और US, वो इंडिया को एक एक करके गाली गलौज कर रही हैं, है ना। एंड दीज कंट्रीज़ आर पार्टीज टू द मल्टीलेटरल UK USA एग्रीमेंट। देखो एक्चुअली एक ट्रीटी थी UK USA एग्रीमेंट और एक बुरूसा करके थी, है ना। एक बुरूसा नाम का एग्रीमेंट भी था इनके पहले, मैं आपको देख लेता हूँ, इसमें है शायद UK USA था, UK USA एग्रीमेंट 1946 में साइन किया गया था, है ना। एंड इसके बाद फिर कनाडा ज्वाइन किया था 1949 में, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ने 1956 में इसको ज्वाइन किया। हाँ, बुरूसा एग्रीमेंट जो था, याद रखें 1943 में ब्रिटेन USA एग्रीमेंट था पहले। ब्रिटेन, जब 1943 थी ब्रिटेन USA एग्रीमेंट था जिसको बुरूसा बोलते हैं। उसके बाद UK USA एग्रीमेंट हुआ 1946 में, और फिर बाद में ये सब कंट्रीज जुड़ी, 5 आइज अलायंस बना, ठीक है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप बोल सकते हैं एक तरीके से। एंड इसमें इसका एक बड़ा वर्जन भी 9 आइज अलायंस भी है, जिसमें फिर 4 कंट्रीज और बढ़ जाती हैं, नीदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस एंड नॉर्वे। और अगर 14 आइज अलायंस कोई बोले तो इसमें फिर 5 कंट्रीज और बढ़ जाती हैं, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन एंड स्वीडन, ठीक है। एंड ये जो है आपका 5 आइज अलायंस एक इंटेलिजेंस अलायंस है, याद रखिए इट्स द इंटेलिजेंस अलायंस। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। ISA to release report on global adoption of solar technology in November। तो जैसे एक ग्लोबल स्टॉक टेक होता है ना, ये पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत किया गया था कि भैया हर 5 साल में एक बार हम रिव्यू करेंगे कि कहाँ तक गाड़ी पहुँची है क्लाइमेट चेंज को रोकने में, टेम्परेचर राइज को रोकने में, तो उसको ग्लोबल स्टॉक टेक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ग्लोबल स्टॉक टेक के तर्ज पे ही ISA यानी कि जो इंटरनेशनल सोलार अलायंस है उसने कहा है कि भैया
हम एक ग्लोबल सोलार स्टॉक टेक रिपोर्ट निकालेंगे, ठीक है ना। अभी नवंबर में शायद ये रिपोर्ट निकलने वाली है। आईएसए में 116 मेंबर हैं एट प्रेजेंट। आईएसए में कितने मेंबर हैं? 116, 116 मेंबर्स हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। मैंने ग्लोबल स्टॉक टेक के बारे में आपको बता दिया कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था, उसमें कहा गया कि हर 5 साल में एक बार ग्लोबल स्टॉक टेक शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2025, है ना। की फोकस एरिया जो हम आईएसए का देख लेते हैं। आईएसए को स्टीयर कौन कंट्रीज करती हैं? 2 कंट्रीज ने इसको इनिशिएट कराया था, एक थी इंडिया, दूसरी थी फ्रांस। एंड अभी 6th मीटिंग इसकी होने वाली है दिल्ली में, ठीक है ना। अभी 6th मीटिंग में क्या मेन फोकस एरिया रहेगा? मेन फोकस एरिया रहेगा अफ्रीका में सोलार इंस्टॉलेशंस को एक्सपैंड करना, है ना। एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑल्सो सेटअप द ग्लोबल सोलार फैसिलिटी। आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलार अलायंस ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बनाई है जिसको बोलते हैं ग्लोबल सोलार फैसिलिटी। लिख लीजिए आप लोग, ग्लोबल सोलार फैसिलिटी किसने बनाया है? आईएसए ने बनाया है। ग्लोबल सोलार फैसिलिटी के अंतर्गत 3 फंड्स हैं अलग अलग। एक है पेमेंट गारंटी फंड, दूसरा है इंश्योरेंस फंड जो कि प्रोजेक्ट के रिस्क को मिटिगेट करता है, और तीसरा है, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट फंड फॉर टेक्निकल असिस्टेंस। इन्वेस्टमेंट फंड फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, तो ये याद रखिएगा ग्लोबल सोलार फैसिलिटी आईएसए के अंतर्गत ही है। थोड़ा मैं आईएसए के बारे में भी आपको और बता दूं। आईएसए की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो है आईएसए असेंबली। आईएसए असेंबली एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसमें हर मेंबर कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा ये चीज़, है ना। पहली जो असेंबली हुई थी आईएसए की वो हुई थी ग्रेटर नोएडा में 2018 में, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक गाइडेंस के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी होती है, फिर एक सेक्रेटेरिएट होता है, ठीक है ना। देयर इज अ सेक्रेटेरिएट आल्सो। हेड ऑफ आईएसए कौन होता है? डायरेक्टर जनरल होता है, एंड डायरेक्टर जनरल लीड्स द ऑपरेशंस एंड कैरीज आउट द फंक्शंस ऑफ द आईएसए सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो ये सारी बात रही आईएसए के बारे में। आगे है साइमल्टेनियस पोल्स के लिए लॉ कमीशन ने स्ट्रेटेजी बताई है। लॉ कमीशन आपको पता होना चाहिए कि एक नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी, एंड ये फंक्शन करती है एज अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करती है। पहली जो लॉ कमीशन थी इस्टेब्लिश की गई थी ब्रिटिश राज में 1834 में बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, एंड इसको चेयर किया था लॉर्ड मैकले ने। पहली जो इंडिपेंडेंट इंडिया की लॉ कमीशन थी वो 1955 में बनाई गई थी। इसके मेन काम है टू कैरी आउट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लॉ, मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट, है ना, ये सारी चीज़ें। दैन कमीशन रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग, ये कमीशन के रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होते हैं। अभी 277 रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी हैं लॉ कमीशन के द्वारा। एंड लॉ कमीशन कंसिस्ट ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स, एंड फिक्स्ड टेन्योर होता है, लगभग 3 साल का होता है ना। प्रेसिडेंट बनाता है इसको, एंड दीज आर द फैक्ट्स विच यू कैन रिमेंबर। So that is the thing which is there. I hope you got clarity. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.